औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू बायोलॉजी विद बीके। तो दोस्तों आज हम न्यूक्लियस पार्ट 2 पहले लेक्चर में याद रखिए कि हमने न्यूक्लियस की जनरल डिस्कशन और साथ साथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक्सप्लेन किया है। तो आज की वीडियो में हम रिमेनिंग 3 पार्ट्स को एक्सप्लेन करेंगे। जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है न्यूक्लियोप्लाज्म। एक्चुअली ये सेकंड पार्ट है, लेकिन फर्स्ट पार्ट यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस और क्रोमोसोम आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे डिटेल से। तो यस, माय नेम इज बिलाल खुशाल एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल चैनल बायोलॉजी विद बीके। तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट लेते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म से। तो द वेरी फर्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है कि इट इज द फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, मैंने आपको कहा है कि आपने सिंपल टू कम्प्लेक्स जाना है। सबसे पहले वो पॉइंट लिखना है जो आप पेपर में भी लिख सकते हैं। आपको एमडीकेट के लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं, और जो सिंपल सिंपल पॉइंट है आपने लेक्चर के स्टार्ट में स्टडी करने के स्टार्ट में आपने ये याद रखना है। तो इससे आप स्टडी भी अच्छी तरीके से कर सकते हैं, और ये एक अच्छी तरीका है कि आप सिंपल टू कम्प्लेक्स स्टडी करें, सिंपल टू कम्प्लेक्स डिस्कशन करें। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि फ्लूइड इनसाइड द न्यूक्लियस इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म। सेकंड पॉइंट है इट इज द कोलाइडल सॉल्यूशन कंटेनिंग लार्जर एंड स्मॉलर मॉलिक्यूल। ठीक है, ये हमारे पास एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, जस्ट लाइक साइटोप्लाज्म, जिसमें भी कोलाइडल सॉल्यूशन एक पोर्शन था। तो इसमें लार्जर मॉलिक्यूल भी है, स्मॉलर मॉलिक्यूल भी है। तो हमारे पास एक कोलाइडल सॉल्यूशन की एक बेटर एग्जांपल है। थर्ड पॉइंट है द फ्लूइड बिटवीन इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द पेलिकल मेम्ब्रेन इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये हमारे पास एक अवर डिफिनीशन है न्यूक्लियोप्लाज्म की, कि न्यूक्लियोप्लाज्म हमारे पास क्या है बिटवीन द, अच्छा ये बात याद है कि द फ्लूइड बिटवीन इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन द पेलिकल मेम्ब्रेन। अच्छा, इस बात को जस्टिफाई कर देते। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सेल है, और सेल में इधर से हमारे पास ये न्यूक्लियस है, और ये न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन है, और ये फॉर एग्जांपल क्रोमोसोम है। तो याद रखिए हम आगे पढ़ेंगे भी, लेकिन क्रोमोसोम के आउटर मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? पेलिकल मेम्ब्रेन। ठीक है, कौन सा मेम्ब्रेन? पेलिकल मेम्ब्रेन। तो इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और पेलिकल मेम्ब्रेन के दरमियान जितना फ्लूइड मौजूद है सबको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये हमारे पास एक और डिफिनेशन है, या तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि द फ्लूइड इनसाइड द न्यूक्लियस इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म, or the fluid between the inner nuclear membrane and the pelical membrane or the membrane of chromosome is known as nucleoplasm. ठीक है, फोर्थ नंबर पॉइंट है इट इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में हमारे पास न्यूक्लियोप्लाज्म का कोई खास कंसेप्ट है नहीं। इसमें हम पढ़ते हैं सिर्फ साइटोप्लाज्म या साइटोसोल, जो कि बहुत सिंपल है। तो फोर्थ पॉइंट क्या है कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोप्लाज्म ये क्या है? एब्सेंट है। कोई न्यूक्लियाइड की खास रीजन है, लेकिन न्यूक्लियोप्लाज्म को हम डिस्कस नहीं करते, न्यूक्लियोप्लाज्म को हम उधर स्टडी नहीं करते। ठीक है, फिफ्थ नंबर पॉइंट है सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म थ्रू डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या? सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म थ्रू डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियोप्लाज्म सेपरेट हो गया है साइटोप्लाज्म से थ्रू डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आइए इधर देखिए, हमारे पास है साइटोप्लाज्म, और ये हमारे पास है न्यूक्लियोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियोप्लाज्म सेपरेट हो गया है साइटोप्लाज्म से, किस चीज की वजह से? डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की वजह से वो क्या हो गया है? सेपरेट हो गया है। याद रखिए द फ्लूइड बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्मिन। हमने पिछले वीडियो में बताया कि डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के इनर साइड पर भी एक फ्लूइड है, जिसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्मिन। सो एमसीक्यूज में आ सकता है कि द फ्लूइड बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म इज नोन एज, तो न्यूक्लियोप्लाज्मिन डेफिनेटली। तो आपको ये याद रहनी चाहिए। असल में डिकेड में आते भी ऐसे चीजें हैं जिसको इंसान की जहन जाता ही नहीं है। हम सोचते हैं कि ये तो इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, या हमारा जहन उस तरफ जाता नहीं है कि ये भी कहीं आ जाएगा। अगर आ जाएगा भी तो हमें फिर पता नहीं होता कि यार साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर तो कुछ है नहीं। हम इधर क्या लिखेंगे? क्या कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे?
तो याद रखिए कि न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के दरमियान या इसकी बिटवीन जो फ्लूइड है इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्मिन, और ये टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के इनर साइड में क्या है, प्रेजेंट है। नेक्स्ट पॉइंट इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म एज इट डजंट हैव ऑर्गेनेली। याद रखिए साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि न्यूक्लियोप्लाज्म में ऑर्गेनेली नहीं है और साइटोप्लाज्म में सेलुलर ऑर्गेनेली है। फॉर एग्जांपल गल्जी बॉडी साइटोप्लाज्म में है लेकिन अगर न्यूक्लियोप्लाज्म में नहीं है। साथ साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साथ साथ राइबोसोम, ये सब चीजें साइटोप्लाज्म में मौजूद है लेकिन न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या है, वो एब्सेंट है। तो ये एक डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म इज इट डजंट हैव ऑर्गेनेलीज। अच्छा, इस पर एमसीक्यूज किस तरह आ सकता है, ये टू टाइपिकल एमसीक्यूज है, मॉडल एमसीक्यूज है। इस तरह आपने इसके बारे में सोचो और इससे और भी एमसीक्यूज आप बन सकते हो, ठीक है, अपने लिए। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एब्सेंट इन न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एब्सेंट इन न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ऑप्शन नंबर ए पे है आरएनए, ऑप्शन बी पे है न्यूक्लियोलस, ऑप्शन सी पे है पेरोक्सिसोम, ऑप्शन डी पे है राइबोसोम, ऑप्शन ई पे है बोथ सी एंड डी। एमसीक्यूज को गौर से पढ़ना, ये आपकी 50% एमसीक्यूज को आप कवर कर सकते हो इससे, ताकि आपको समझ आए कि स्टेटमेंट में है क्या। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एब्सेंट इन न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या आरएनए न्यूक्लियोप्लाज्म में है? जी बिल्कुल, डेफिनेटली वहां पर ट्रांसक्रिप्शन वगैरह के लिए ट्रांसक्रिप्शन की मदद से जो आरएनए बनेगा तो डेफिनेटली यहाँ पर प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियोलस है जी बिल्कुल, न्यूक्लियोप्लाज्म में न्यूक्लियोलस भी है जो राइबोसोम सिंथेसाइज कर देता है। ऑप्शन सी है, क्या पेरोक्सिसोम है क्या पेरोक्सिसोम है न्यूक्लियोप्लाज्म में? नहीं यार, ये तो नहीं है। पेरोक्सिसोम तो साइटोसोल में है, साइटोप्लाज्म में है, यूकेरियोटिक सेल में। ऑप्शन डी है, राइबोसोम है न्यूक्लियोप्लाज्म में। तो आप क्या सोचोगे कि हाँ, न्यूक्लियोलस तो सिंथेसाइज कर देता है राइबोसोम, डेफिनेटली यह तो वो प्रेजेंट होगा। लेकिन ये बात याद रखिए कि हम यहाँ पर परमानेंट प्रेजेंस की बात कर रहे थे, ठीक है, उन चीजों की बात कर रहे थे जो परमानेंटली न्यूक्लियोप्लाज्म में फिर प्रेजेंट हो। राइबोसोम जस्ट सिंथेसाइज्ड इन द न्यूक्लियोप्लाज्म, नॉट स्टे हियर, ठीक है, वहां पर तो स्टे नहीं करता। जब सिंथेसाइज हो जाता तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से पास हो कि कहा जाता है साइटोसोल में। तो ये ऑप्शन नहीं है। तो आपने बोथ सी एंड डी को करेक्ट नहीं समझना है, आपने कौन सा ऑप्शन को करेक्ट समझना है, फॉर एग्जाम्पल। तो ये एक मॉडल एमसीक्यूज है, इस तरह के एमसीक्यूज और भी बन सकते हैं। एक और एमसीक्यूज है, व्हिच वन स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन बोथ यूकेरियोट्स एंड प्रोकैरियोट। मतलब कौन सा स्ट्रक्चर कॉमन है यूकेरियोट और प्रोकैरियोट में? क्या न्यूक्लियस कॉमन है? नहीं, प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियाइड है, लेकिन हम तो न्यूक्लियस की बात कर देते हैं, ट्रू न्यूक्लियस की नहीं, वो तो प्रेजेंट नहीं है। क्या न्यूक्लियोलस कॉमन है? पिछले वीडियो में मैंने एक बात गलत बताई है, मैं भी तो इंसान हूँ, गलती हो जाती है। अभी एफएससी में हूँ तो ये सामने गलतियां सब चीजें आएंगी, आप भी कोऑपरेट करेंगे, हम फिर देखेंगे, सर्च करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर बताऊंगा जो पिछले वीडियो में कोई मिस्टेक वगैरह हो। तो मिस्टेक ये था कि मैंने बताया था कि राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में है और यूकैरियोटिक सेल में भी है, तो डेफिनेटली उसकी जो ओरिजिनेशन साइड है वो भी दोनों सेल में कॉमन होगा। मतलब प्रोकैरियोटिक सेल में भी न्यूक्लियोलस क्या होगा, प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। कैसा है? राइबोसोम synthesized in the prokaryotic cell inside the cytosol, not in nucleoplasm. Ribosome synthesized inside the prokaryotic cell in cytosol, याद रखना, ये मैंने गलत बताया था, आई एम सो सॉरी, ठीक है। तो which one structure is present in both eukaryotic and prokaryotic cell? क्या न्यूक्लियस? नो, न्यूक्लियस नहीं। क्या न्यूक्लियोलस? बताया मैंने, नहीं है, ये भी नहीं। क्या राइबोसोम? जी बिल्कुल, राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल में भी है, प्रोकैरियोटिक सेल में भी है। डेफिनेटली स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, एक बड़ा साइज वाला, एक छोटा साइज वाला है, लेकिन अगर हम प्रेजेंस की बात करें तो कम से कम राइबोसोम दोनों सेल में क्या है, कॉमन है। Which one structure is present in both eukaryotic and prokaryotic cell? Yeah, which one structure is present in both eukaryotes and both eukaryote and prokaryotes? तो आपके पास कौन सा ऑप्शन है? राइबोसोम। तो थर्ड पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस हमारे पास है न्यूक्लियोलस।
ठीक है। न्यूक्लियोलस में हम तकरीबन 7 पॉइंट्स और साथ साथ एक एक दो मॉडल एमसीक्यूज भी पढ़ेंगे ताकि टॉपिक की समझ अच्छी तरीके से आ जाए। तो न्यूक्लियोलस में फर्स्ट पॉइंट है डार्क बॉडी इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। सिंपल इज दैट द डेफिनेशन इज वेरी सिंपल दैट डार्क बॉडी इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। सेकंड पॉइंट प्रेजेंट ओनली इन यूकैरियोटिक सेल। ये मैंने पहले भी बताया कि न्यूक्लियोलस क्या है और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोलस नहीं है, तो यहाँ पर राइबोसोम कहाँ पर सिंथेसाइज हो जाता है, साइटोसोल। ये मैंने पहले वीडियो में न्यूक्लियस की जो पार्ट 1 वाली वीडियो थी मैंने गलत बताया था। मैंने कहा था कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में सेल दोनों में न्यूक्लियोलस है, क्योंकि यहाँ पर राइबोसोम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में है। लेकिन ऐसा नहीं है, राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल में साइटोसोल में सिंथेसाइज हो जाता है। थर्ड पॉइंट है न्यूक्लियोलस हमारे पास मेड फ्रॉम फाइबर, और फाइबर में क्या होता है, आरएनए होता है। और मेड फ्रॉम ग्रेन्यूल, और ग्रेन्यूल किससे बना होता है प्रोटीन से। तो न्यूक्लियोलस 2 चीजों से बना होता है। एक क्या होता है फाइबर, और फाइबर में क्या होता है आरएनए, और ग्रेन्यूल्स में होता है प्रोटीन। तो आरएनए और प्रोटीन फिर कंबाइन होके क्या बन जाता है, इससे राइबोसोम बन जाता है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है, इट इज मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर। न्यूक्लियोलस के इर्द गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं है। ठीक है। तो इस पर एमसीक्यूज भी आ सकता है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर। तो आपको डिफरेंट आंसर दिया होगा, फॉर एग्जांपल प्लास्टिड, साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया, साथ साथ तो आपने प्लास्टिड साथ साथ ये भी याद रखिए सेंट्रियोल भी मेम्ब्रेनलेस है और न्यूक्लियोलस भी है। तो इस तरह के एमसीक्यूज आपके पास आ जाता है। 5 नंबर पॉइंट है कनेक्टेड टू एनओआर। कनेक्टेड टू एनओआर मतलब न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन। फॉर एग्जांपल ये एक क्रोमोसोम है, और इस क्रोमोसोम के ऊपर इस पोर्शन को हम कहते हैं इस कंस्ट्रक्शन को हम कहते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। याद रखिए प्राइमरी कंस्ट्रक्शन ये वाला है प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, या जिसको हम सेंट्रोमेयर भी कहते हैं। तो बाद सेट ऑफ क्रोमोसोम में हमारे पास सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी होता है। ठीक है। तो इसके साथ ये क्या है न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन है, और इसके साथ फिर क्या अटैच हो जाता है ड्यूरिंग राइबोसोम सिंथेसिस न्यूक्लियोलस अटैच हो जाता है। ठीक है। 6 नंबर पॉइंट है आल्सो इंक्लूड आरडीएनए। न्यूक्लियोलस के इनसाइड क्या होता है आरडीएनए, रिकम्बिनेंट डीएनए भी क्या होता है इंक्लूड होता है। 7 नंबर पॉइंट है synthesis of ribosome take place in nucleus where in the cell the synthesis of ribosome take place। तो याद रखिए synthesis of ribosome inside the cell take place in nucleolus। 7 नंबर पॉइंट है अच्छा ये तो हो गया। अभी एमसीक्यूज किस तरह आएगा इस पर, तो 2 मॉडल एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज नंबर फर्स्ट है मैक्सिमम नंबर ऑफ आरएनए इन सेल इज प्रेजेंट इनसाइड। maximum number of RNA in cell will be present inside the cell in option number A cytoplasm, option B Golgi body, option C nucleolus और option D endoplasmic reticulum। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है आपके ख्याल में? न्यूक्लियोलस डेफिनेटली ठीक इसलिए होगा कि न्यूक्लियोलस राइबोसोम की प्रोडक्शन कर देते हैं, और राइबोसोम में हमारे पास तकरीबन 50 to 55% आरएनए होता है यूकैरियोटिक राइबोसोम में। तो डेफिनेटली आरएनए आरएनए कहाँ पर ज्यादा होगा सेल में, न्यूक्लियोलस में ज्यादा होगा। तो ये वाला ऑप्शन क्या है, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम टेक प्लेस इनसाइड द सेल इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोसोल, न्यूक्लियोलस और डीपेहेनन। तो याद रखिए कि सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम इनसाइड द सेल, सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम इन यूकैरियोट्स, ये बात याद रखिए सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम इन यूकैरियोटिक सेल टेक प्लेस इनसाइड द न्यूक्लियोलस, एंड सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम इन प्रोकैरियोटिक सेल इन इनसाइड द सेल इज इन साइटोसोल। ये बात याद रखिए, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक के लिए साइटोसोल और यूकैरियोटिक के लिए न्यूक्लियोलस। यहाँ पर आपने यूकैरियोटिक का लिखना जरूरी है, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम कहाँ पर सिंथेसाइज हो जाते हैं, न्यूक्लियोलस में। So next part of the chromosome, next part of the nucleus is chromosome। ठीक है। क्रोमोसोम न्यूक्लियस का 4th नंबर पार्ट है। 3 हमने एक्सप्लेन किए, 4th वन इज क्रोमोसोम। So first point is a structure which contain genetic material in form of DNA is known as chromosome। क्रोमोसोम ऑर्गेनिज्म में एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो जेनेटिक मटेरियल वो क्या कर देते हैं, स्टोर कर देते हैं इन फॉर्म ऑफ डीएनए। इसमें जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होते हैं डीएनए की शेप में। याद रखिए सिंगल क्रोमेटिड पर सिंगल डीएनए होगा,
फॉर एग्जांपल एक क्रोमोसोम 2 क्रोमेटिड से बना हुआ है, तो इसका मतलब है कि इसमें डीएनए कितना होगा, डीएनए मॉलिक्यूल 2 होगा। साथ साथ एक क्रोमोसोम को हम काउंट कैसे करेंगे, क्या अगर एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड है, क्या वो एक क्रोमोसोम कंसिडर होगा? क्या 3 क्रोमेटिड है, क्या 4 क्रोमेटिड है तो 2 क्रोमोसोम कंसिडर होगा? क्या 8 है तो 4 क्रोमोसोम कंसिडर होगा? नहीं, इस तरह नहीं। क्रोमोसोम को हम काउंट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेंट्रोमेयर। क्रोमेटिड जितने भी हो, इससे हमें कोई काम नहीं। एक क्रोमोसोम है, इसमें एक सेंट्रोमेयर है तो वो एक क्रोमोसोम काउंट होगा। 4 क्रोमेटिड क्यों ना हो, अगर एक सेंट्रोमेयर है तो क्रोमोसोम कितने काउंट होगा? 1 क्रोमोसोम। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके साथ ये भी एक सिंगल क्रोमोसोम है, क्यों? इसमें एक क्रोमेटिड है। ये भी एक सिंगल क्रोमोसोम है, क्यों? इसमें एक सेंट्रोमेयर है। सेंट्रोमेयर एक है, क्रोमेटिड नहीं, सेंट्रोमेयर। आप कंसिडर करो ऐसा स्ट्रक्चर, ये भी एक सिंगल क्रोमोसोम है, क्योंकि सेंट्रोमेयर क्या है, वो कॉमन है सब क्रोमेटिड। तो एक सेंट्रोमेयर एक क्रोमोसोम, 2 सेंट्रोमेयर 2 क्रोमोसोम। सो प्रोकैरियोट्स में अगर हम जेनेटिक मटेरियल को देखें तो प्रोकैरियोट्स का जेनेटिक मटेरियल या प्रोकैरियोट्स का क्रोमोसोम सिर्फ डीएनए से बना हुआ है, और यूकैरियोट का क्रोमोसोम डीएनए प्लस प्रोटीन से बना है। कौन सा प्रोटीन? हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, तो इसमें फिर कोई लिंकर प्रोटीन है कोई, तो हम फिर क्रोमोसोम एंड डीएनए सेकेंड ईयर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट इज अनकंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज क्रोमैटिन मटेरियल। याद रखिए, याद रखिए, क्रोमोसोम सेल में हर वक्त क्रोमैटिन मटेरियल के फॉर्म में प्रेजेंट होगा एक्सेप्ट ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब सेल डिवीजन स्टार्ट होगा तो क्रोमैटिन मटेरियल कन्वर्ट हो जाएगा, क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस होकर क्रोमोसोम में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा। तो सेल में एनी टाइम हमारे पास जेनेटिक मटेरियल कौन से फॉर्म में होते हैं? क्रोमैटिन मटेरियल, बट एक्सेप्ट देन सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में फिर क्रोमोसोम कन्वर्ट हो जा, क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस होकर क्रोमोसोम बन जाता है, और क्रोमोसोम अफेयर इन द सेल, इनसाइड द सेल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है इट हैज क्रोमैटिड एंड सेंट्रोमेयर। क्रोमोसोम का पार्ट कितना होगा? 2 पार्ट होगा। इसमें एक क्रोमैटिड होगा, ठीक है, और एक क्या होगा? सेंट्रोमेयर होगा। अच्छा, centromere has a protein called kinetochore protein at which spindle fiber get attached during cell division। जब spinal fiber आ जाता है तो वो एक प्रोटीन के साथ अटैच हो जाते हैं। वो प्रोटीन कहाँ पे मिल जाते हैं हमें? वो हमें मिल जाते हैं सेंट्रोमेयर के ऊपर, सेंट्रोमेयर के दोनों साइड पर। स्ट्रक्चर डायग्राम में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास क्या है, इधर सेंट्रोमेयर के ऊपर दोनों साइड से क्या होता है? काइनेटोकोर प्रोटीन होता है। और काइनेटोकोर प्रोटीन किस चीज में हेल्प करता है? अटैचमेंट ऑफ स्पाइंडल फाइबर टू क्रोमोसोम या टू सेंट्रोमेयर। ठीक है, मेम्ब्रेन ऑफ द क्रोमोसोम इज नोन एज फिलिकल मेम्ब्रेन। याद रखिए, मेम्ब्रेन ऑफ द क्रोमोसोम इज नोन एज फिलिकल मेम्ब्रेन। और एलएमडी कैट के लिए एक पॉइंट याद रखिए कि फिलिकल मेम्ब्रेन इज 100% प्रोटीन। ठीक है, एक्सेप्शन है जितने भी सेलुलर मेम्ब्रेन है प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट लिपिड से बने, लेकिन याद रखिए फिजिकल मेम्ब्रेन जो क्रोमोसोम का जो आउटर मेम्ब्रेन है, ये क्या है? 100% क्या है? 100% प्रोटीन है। तो याद रखना चाहिए आपको। 7 पॉइंट है फ्लूइड इनसाइड क्रोमोसोम इज नोन एज क्रोमोप्लाज्म। फ्लूइड, द मेन फ्लूइड इनसाइड द सेल इज साइटोप्लाज्म। The main fluid inside the nucleus is nucleoplasm. The main fluid between the outer nuclear membrane and inner nuclear membrane is nucleoplasmin. And the main fluid and the main fluid inside the chromosome is known as chromoplasm. आपको याद होनी चाहिए कि which one of the following fluid is not present inside the cell। कोई डिफरेंस ऑप्शन आपको मिले होगी तो आपने करेक्ट ऑप्शन को, तो ये हमारे पास डिफरेंट फ्लूइड है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, साथ साथ क्रोमोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये सब फ्लूइड इनसाइड द सेल हमारे पास मौजूद होते हैं। अच्छा, न्यूक्लियोलाई में एक बात मिस गई थी, न्यूक्लियोलस में 2 रीजन होते हैं। एक रीजन जिसका तो मेम्ब्रेन नहीं होता तो हम इस तरह बनाएंगे, एक रीजन इस साइड मतलब पेरिफेरल साइड पर होता है एक रीजन,
और पेरिफेरल साइड पर जो रीजन उसको हम कहते हैं पेरिफेरल ग्रेनुलर एरिया। इसमें ग्रेन्यूल होते हैं और ग्रेन्यूल के इनसाइड क्या होते हैं प्रोटीन। और सेंट्रल एरिया में हमारे पास क्या होते हैं सेंट्रल फिब्रिलर एरिया फाइबर हमारे पास होते हैं। और फाइबर किससे बना होता है राइबोसोमल सबयूनिट से या आरएनए से। तो प्रोटीन प्लस सबयूनिट्स ये फिर क्या बन जाता है राइबोसोम। तो आज की वीडियो में अच्छा क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर को जरा एक्सप्लेन डायग्राम को जरा एक्सप्लेन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक टाइपिकल क्रोमोसोम है। तो याद रखिए सेंटर में जो ग्रूव है जो कंस्ट्रक्शन है इसको हम कहते हैं सेंट्रोमेर और प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। बट प्राइमरी कंस्ट्रक्शन उन क्रोमोसोम में उसको कहा जाता है उन क्रोमोसोम में सेंट्रोमेर को प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी बोले जाते हैं जिस क्रोमोसोम में सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन पहले से मौजूद हो। जब सेकेंडरी हो तो हम कह सकते हैं कि ये प्राइमरी है ये सेकेंडरी। अगर सेकेंडरी नहीं है तो प्राइमरी किसकी ली फिर तो हम क्या कहेंगे सेंट्रोमेर। तो ये क्या है सेंट्रोमेर या प्राइमरी। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ऐसा क्रोमोसोम है जिसमें सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी क्या है मौजूद है। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के इनसाइड हमारे पास होता है क्या आरडीएनए। एक्सप्लेन किया है मैंने। इसके अंदर क्या होता है डीएनए मॉलिक्यूल। सिंगल क्रोमेटिड तो सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल। और अगर यूकैरियोटिक क्रोमोसोम की हम बात करें तो इधर से क्या होगा हिस्टोन प्रोटीन बाइंड कॉइलिंग होगा हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए की हिस्टोन इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। नेक्स्ट पॉइंट है काइनेटोकोर प्रोटीन जो सेंट्रोमेर के दोनों साइड से क्या होगा अटैच होगा और इससे क्या अटैच हो जाएगा फिर स्पाइंडल फाइबर अटैच हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है काइनेटोकोर प्रोटीन। ठीक है मेम्ब्रेन ऑफ क्रोमोसोम इज ये मैं रेस कर देता हूँ। अच्छा जैसा आप मान लीजिए कि इधर से स्पाइनल फाइबर क्या हो जाएगा अटैच हो जाएगा। मेम्ब्रेन ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज पेलिकल मेम्ब्रेन। और याद रखा जाए बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए कि 100% क्या है 100% प्रोटीन है। फ्लूइड इनसाइड द क्रोमोसोम इज नोन एज क्रोमोप्लाज्म। इसमें डिफरेंट के एंजाइम आयंस वगैरह लिक्विड वाटर ये सब चीजें क्या होगा प्रेजेंट होगा। तो ये हमारे पास थी कंप्लीट डिस्कशन अपॉन न्यूक्लियस। तो यहाँ से फाइनल हुआ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन तकरीबन 15-16 लेक्चर। और जमंग नेक्स्ट चैप्टर बजे हमने बायोमॉलिक्यूल्स भी देर इंपॉर्टेंट चैप्टर दे देर कंसेप्चुअल और यो किस्मा फेवरेट चैप्टर दे माइन इंशाल्लाह दे ज्यादा आउटस्टैंडिंग डिस्कशन माल तको स्टासु कोऑपरेशन बहुत जरूरी जमंग बहुत नो वीडियो के सब स्ट्राइक छे भी तासु कमेंट सेक्शन के वाय तेरे वीडियो की दाम स्ट्राइक लागल छी न्यूक्लियोलस से हमने प्रोकैरियोट के हम हो बेमा चेक को नो राइबोसोम सिंथेसिस से हमने दाप प्रोकैरियोट्स के पो साइटोसोल की नो कम उमर गुरु से जमुन चैनल ने भी सब्सक्राइब करे तो आगा चैनल सब्सक्राइब करी और द नेक्स्ट वीडियो पूरे पहले पढ़ाई जारी साथ है। थैंक यू ऑल द वेरी बेस्ट।